दरोगा का यह हमारा अभ्यास होगा। तो आज का जो पहला प्रश्न है पीतल के बर्तनों से संबंधित है। बड़ा टेक्निकल प्रश्न है, जरा इसको हम ठीक से समझेंगे। पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं कौन सा है? ठीक है, पीतल के बर्तनों को कलई करते समय, पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए, गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से, किस चूर्ण से? तो अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला जो धुआं है वह क्या चीज का धुआं है? ठीक है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये धुआं है अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। किसका है? अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का है। नेक्स्ट प्रश्न है जस्ता का एक आयतन भाग का दो आयतन भाग तांबा से मिलाने पर पीतल बनता है। ठीक है, कहता है कि जस्ता का एक आयतन भाग है ना, दो आयतन भाग तांबा से मिलाने पर जो पीतल बनता है वो 8300 ग्राम प्रति मीटर क्यूब है ना, 8300 केजी मीटर प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, और वो माइनस में रहेगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन की खून के जमने में आवश्यकता होती है? मतलब ऐसा कौन सा विटामिन है ना, जो खून के जमने में सहायक होते हैं? सीधा सीधा प्रश्न ये समझिए। तो खून को जमने के लिए जो है सो आपको किस विटामिन की जरूरत होती है? विटामिन के, विटामिन के की जरूरत होती है। अगला प्रश्न है अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या है? ठीक है, ये प्रश्न याद करने वाला है। अल्कोहल का मतलब क्या होता है पहले ये बताइए। अल्कोहल का मतलब दारू शराब जो पीते हैं हम लोग उसको अल्कोहल कहा जाता है। ठीक है, तो अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद जो होता है, लास्ट प्रोडक्ट जो होता है ना, उसको हम लोग इथाइल अल्कोहल क्या कहते हैं? इथाइल अल्कोहल कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन है? ठीक है, तो इंसुलिन के बारे में आप 10वीं क्लास से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि इंसुलिन क्या है। तो इंसुलिन एक जीवन रक्षी हार्मोन है। इंसुलिन क्या है? एक जीवन रक्षी हार्मोन है जो कि किस बीमारी के उपचार में इसके सुई का यूज किया जाता है? चीनी बीमारी के उपचार में इसके सुई का यूज किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। जबकि आपके पेट में यानी कि मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लेकिन पेट में तो पाया जाता है, लेकिन आप उसको कांच के बोतल में नहीं रख सकते, मतलब कि शीशा के बोतल में नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह उससे अभिक्रिया करता है, यानी कि रिएक्शन करता है। कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से वह जो है ना क्या करता है? अभिक्रिया करता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि क्या आपके पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है तो आप बोलेंगे कि हाँ बिल्कुल है। लेकिन तो क्या हम कांच के बोतल में उसको रख सकते हैं? तो आप बोलेंगे कि नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि कांच की जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है उससे वह प्रतिक्रिया करने लगता है, रिएक्शन करने लगता है। ठीक है, तो बताइए कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कांच की बोतल में क्यों नहीं रख सकते हैं? तो बोलेगा कि कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से वो क्या करने लगता है? प्रतिक्रिया करने लगता है। इस वजह से हम कांच की बोतल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को नहीं रख सकते। अब है वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। वायु में रखने का मतलब आप खुली वातावरण में है ना, किसी भी लोहे को आप छोड़ दीजिए और लोहे को छोड़ने के बाद हरा हरा उस पर एक कार्बोनेट जम जाता है। तो उस कार्बोनेट को हम लोग क्या कहते हैं? हरा हरा क्या जम जाता है? तो याद रखिएगा जस्ता। क्या जम जाता है? जस्ता यानी कि जिंक। वायु में यदि किसी धातु के ऊपर हरे रंग का कोई परत चढ़ जाए जिसको आप तूतिया भी कहते हैं। आप देखिएगा कि बिजली वाला जो तार होता है ना, उस पर अगर पानी उनी जो पड़ जाता है या खुली वातावरण में जो रहता है तो उसमें अक्सर तूतिया लग जाता है। और पहले के समय में जो पोल पर तार होता था वो बिल्कुल ओपन रहता था, जिसके कारण से जब भी बारिश होती थी या ठंड के मौसम में अक्सर ऐसा सुनते होइएगा आप कि लाइट जो है गड़बड़ हो गया है, और गड़बड़ होने के कारण आप लक्सी से उसको हिलाते हैं तो वो ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो तूतिया लगा रहता है ना, वायु के संपर्क में
वायु के संपर्क में आने से उसमें ऑक्सीजन और ये जल की मात्रा जो आती है उसके कारण से उसमें हरे रंग की परत जम जाती है उस पर, और वो जो हरे रंग की परत होती है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग जस्ता कहते हैं, या उसे ही हम लोग जिंक कहते हैं। क्या कहते हैं, या उसको हम लोग तूतिया कहते हैं। ठीक है, फिर आप उसको क्या कीजिए, थोड़ा सा घिस दीजिए, फिर वो लाइट काम करने लगता है। बात समझ में आ रहा है। तो याद रखिएगा कि वायु में यदि थोड़ी देर हम किसी लोहे की परत को छोड़ देते हैं तो हरे हरे परत जब जम जाती है उस हरे परत को क्या कहते हैं, जस्ता या जिंक कहते हैं। आइए, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए, ये प्रश्न भी आप बहुत पहले बहुत बार पढ़ चुके होंगे। कच्चे फल को जैसे केला या आम को आप समय से पहले पका देते हैं, तो उसको किस गैस के माध्यम से आप पकाते हैं पता है आपको? तो देखिए, सही बात बताया आप कि कच्चे फलों को आप यदि कृत्रिम रूप से पकाना चाहते हैं तो उसको पकाने की वाली जो गैस है उसका नाम आपको इथिलीन है। क्या नाम है? इथिलीन है, या एथिलीन कहिए, बात बराबर है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है विस्फोटक। विस्फोटक मतलब क्या होता है? जो विस्फोट करता है, जैसे बम विस्फोट होता है ना। तो विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन, विस्फोटक का नाम क्या है? नाइट्रोग्लिसरीन, है ना। ये क्या है? तो यह एक एस्टर है, याद रखिएगा। नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? एक एस्टर है। क्या है? एस्टर है। अब आपका अगला प्रश्न है विहार महान धार्मिक केंद्र है, यानी कि विहार जो है ना आपको किस किस धर्मों के लिए एक महान केंद्र के रूप में जाना जाता है? बताइए, आप पहले बताइए। विहार में कोई ऐसा धार्मिक केंद्र का नाम बताइए, आप बहुत बार पढ़ चुके हैं। अशोक चक्र। नहीं, धर्म का नाम बताना है, जो धर्म का विकास बिहार में खूब ज्यादा हुआ है। हिंदू धर्म। और बताइए। मुस्लिम धर्म। और बताइए। देखिए, हम आपको बताते हैं, यहाँ पर जो है ना आपको बिहार में जो महान धार्मिक केंद्र है, जैसे कि आपको जैन धर्म के बारे में पता है, जो कि जैन धर्म का जो ये आपको हुआ है, उद्भव हुआ है, कहाँ पर हुआ है? वैशाली में। तो बिहार के नाम जिला है, तो ये आपको हम पूछ रहे थे। तो याद रखिएगा, सबसे पहले तो जैन धर्म याद आ ही जाएगा। और बताइए, बौद्ध धर्म का जो ये उद्भव हुआ है कहाँ पर हुआ है? बोध गया में हुआ है, यानी कि गया भी एक जिला है। तो याद रखिएगा, ये बिहार में किन किन दो धर्मों का धार्मिक जो है, धार्मिक रूप से वो एक विस्तारित रूप देखा गया है। तो जैन धर्म का और बौद्ध धर्म का। और एक धर्म और है जो कि आपको अच्छा से पता नहीं है, लेकिन आज बता देते हैं, सिखों के लिए भी यह एक महान धार्मिक केंद्र है। सिख समझते हैं ना? शेख मुस्लिम में होता है, सिख मतलब होता है पंजाबी। सिख मतलब क्या होता है? पंजाबी। जैसे कि पटना में आप जाइएगा तो गुरु ग्रंथ साहिब मिलेगा आपको, पटना में गुरु ग्रंथ साहिब मिलेगा। तो गुरु ग्रंथ साहिब जो है, गुरु साहिब जो होते हैं वो आपको सिख में ही होते हैं। किस में होते हैं? सिख में। और वो मुरेठा बांधे हुए होते हैं। तो याद रखिएगा कि बिहार में किन किन धर्मों का धार्मिक जो है सो आपको केंद्र है, बताइए। बौद्धों का, जैनों का और सिखों का। किस किस का? बौद्धों का, जैनों का और सिखों का। बिल्कुल। अगला प्रश्न है आपका ईसा पूर्व 6ठी सदी में, ये आपको पता होगा, प्रश्न पढ़े हैं। बताइए, ईसा पूर्व 6ठी सदी से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न आप पढ़े हैं? क्या पढ़े हैं बताइए? आप महाजनपद के बारे में पढ़े थे, है ना। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में आपको जो है सो कुछ क्षेत्रों को जनपद में बांट दिया गया, उसी को क्या कहा गया? महाजनपद। ठीक है। और महाजनपद की संख्या कितनी थी? 16। कितनी संख्या थी? 16। तो आइए प्रश्न पर चलते हैं। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो याद रखिएगा, विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो थी वो आपको वैशाली में थी। कहाँ पर थी? वैशाली में। तो आप मुझे बताएंगे कि वैशाली में किन बौद्ध धर्म के स्वावलंबी का जन्म हुआ है? जैन धर्म के। तो उनके अनुयायियों का नाम बताइए। महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ है कुंडग्राम वैशाली में ही हुआ है, जो कि वैशाली बिहार का एक जिला है। आइए, अब आपका अगला प्रश्न है चीनी यात्री ह्वेनसांग। क्या है? चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो याद रखिएगा कि ह्वेनसांग जो थे ना वो आपको नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किए थे। अब बताइए, कहाँ के यात्री थे? चीनी यात्री थे। ह्वेनसांग कहाँ के यात्री थे? चीनी यात्री थे। और पढ़ने के लिए कहाँ पर आए हैं? भारत में आए हैं। नालंदा जिला है ना,
हाँ। नालंदा जिला में आए हैं, नालंदा विश्वविद्यालय में आए हैं। तो एक बार बता दीजिए कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन? कुमार गुप्त प्रथम। कुमार गुप्त प्रथम। और नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाले कौन थे? बख्तियार खिलजी थे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि चीन यात्री जो हुएनसांग था वो कहाँ का यात्री था? चीनी था। और ये जो है सो आपको अध्ययन करने के लिए कहाँ पर आया था? नालंदा विश्वविद्यालय। जो कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, किस देश में है? भारत देश में है। अगला प्रश्न है, विश्व के विशाल वलित पर्वत, कौन सा पर्वत है? बिल्कुल, विश्व के विशाल वलित पर्वत की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई है? याद रखिएगा कि विश्व के जो विशाल वलित पर्वत है इसकी रचना लगभग 400 मिलियन वर्ष पूर्व हुई है। ये आपको जो विश्व में विशाल वलित पर्वत है इसकी रचना कब हुई है? तो 400 मिलियन वर्ष पहले हुई है। बताइए, 400 मिलियन वर्ष है, 400 मिलियन वर्ष पहले किसकी रचना हुई है? वलित पर्वत की। बस इतना समझिए, किसकी रचना हुई है? वलित पर्वत की रचना जो हुई है 400 मिलियन वर्ष पहले हुई है। ठीक है, अब जो आपका अगला प्रश्न है, विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किन पेटियों में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर जो है वो 1 है और 3 है। ठीक है, यानी कि अंध महासागरीय पेटी में पाई जाती है और इसके बाद जो है परिप्रशांत पेटी में। किसमें पाई जाती है? अंध महासागरीय पार्टी में और परिप्रशांत पेटी में पाई जाती है। क्या पाई जाती है? तो सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी मतलब कि 80%। अगर आपसे पूछे कि 80% मतलब 100 में से 80% ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो किस पेटी में पाई जाती है? तो अंध महाद्वीप महासागरीय पेटी में और परिप्रशांत पेटी में। किसे पाई जाती है? क्वेश्चन अच्छा है, समझ लीजिए। अंध महाद्वीपीय पेटी में, अंध महासागरीय पेटी, अंध महासागरीय पेटी में और परिप्रशांत पेटी में। बोलिए एक बार फिर से। अंध महासागरीय पेटी में, परिप्रशांत पेटी में पाई जाती है। क्या पाई जाती है? तो पूरे विश्व का 80% सक्रिय ज्वालामुखी जो है इस दोनों में ही पाई जाती है। अगला प्रश्न है, विश्व के विशालतम स्वर्ण छत्र है ना, विश्व के विशालतम, विशालतम का मतलब सबसे बड़ा है ना, विश्व का जो सबसे बड़ा सोना का छत्र है वो कहाँ है? आपको पता है, दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में। तो कहता है कि विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका की निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणियां अवस्थित है? तो याद रखिएगा, विटवाट्सरलैंड। क्या बोलेगा? विटवाट्सरलैंड। ये जो है आपको विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र है। आपको यदि भारत में पूछे कि सोना का उत्पादन कहाँ होता है तो याद रखिए कर्नाटक के कोलार में। लेकिन अगर आपसे पूरे विश्व में पूछ दे कि सोना सबसे ज्यादा कहाँ पर है, उत्पादन कहाँ पर होता है? तो दक्षिण अफ्रीका। बिल्कुल, दक्षिण अफ्रीका में होता है। और दक्षिण अफ्रीका में आपको पर्वत श्रेणी पूछा जा रहा है तो पर्वत श्रेणी के अंतर्गत जो है विटवाट्सरलैंड। क्या है? विटवाट्सरलैंड है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, विश्व में अधिकतम संभाव्य जल शक्ति वाले कतिपय नदी बेसिन है? तो उस नदी का नाम है, आपको बेसिन का नाम है कांगो बेसिन, कोलंबिया बेसिन और यांगटशी बेसिन। कौन कौन सी बेसिन है? कांगो बेसिन, बोलिए। कांगो बेसिन, कोलंबिया बेसिन और यांगटशी बेसिन। कौन कौन सा बेसिन है? कांगो, कोलंबिया, यांगटीसी। बोलिए, कांगो, कोलंबिया, यांगटीसी। ठीक है, तो विश्व के अधिकतम संभाव्य जल राशि जल शक्ति पाने वाले का जो नदी बेसिन है कौन से है? बताइए एक बार पुनः फिर से। कांगो बेसिन, कोलंबिया बेसिन और यांगटशी बेसिन है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से प्रमुख समूहन में हमें विश्व की 2/3 जनसंख्या मधुमक्खी छत्ते की भांति संकेंद्रण देखने को मिलता है? यानी कि आपको ये प्रश्न जो बता रहा है बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि कौन से प्रमुख समूहन का मतलब ग्रुप, समूहन का मतलब ग्रुप। तो दक्षिण और पूर्व एशिया, याद रखिएगा, दक्षिण एशिया और पूर्व एशिया। दक्षिण एशिया और पूर्व एशिया जो है वहां के बारे में क्या बताया जा रहा है कि कौन से प्रमुख समूहन में हमें विश्व की 2/3 जनसंख्या, मतलब पूरे विश्व में जितना जनसंख्या है उसकी 2/3 जनसंख्या का मधुमक्खी छत्ते की भांति संकेंद्रण देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा दक्षिण एवं
पूर्व एशिया, दक्षिण एवं पूर्व एशिया। अगला प्रश्न है भारत अवस्थित है, ठीक है, फिलहाल में ही ये प्रश्न पूछा गया था। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में। नहीं, उत्तरी गोलार्ध तो है ही, लेकिन यहाँ जो प्रश्न है अक्षांश और देशांतर में आपको बताना है। भारत जो अवस्थित है वो कितना डिग्री अक्षांश में और कितना देशांतर में, ये बात आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, अक्षांश है 8 डिग्री 4 मिनट, उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, तथा देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट से पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब के मध्य। ठीक है, तो ये चीज याद रखने का प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। अब जो आपका अगला प्रश्न है हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां, है ना। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली जो नदी है उसका नाम क्या है? तो पहला नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र, दूसरा नदी का नाम है सिंधु और तीसरा नदी का नाम है गंगा। तो बोलिए, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और गंगा। बोलिए क्या सब है? ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है और गंगा है। और उसके बारे में ये प्रश्न क्या पूछ रहा है कि ऐसी कौन कौन सी नदी है जो हिमालय को काट कर बहकर आने वाली नदियां हैं। बात समझ में आ रहा है? हिमालय को काट कर बहकर आने वाली जो नदी है वो आपको गंगा तो याद ही रहेगा क्योंकि भारत की सबसे लंबी नदी है। और गंगा के बाद आप याद रख लीजिएगा सिंधु। क्या याद रखिएगा? सिंधु। गंगा जो है, गंगा के बाद सिंधु याद रखिएगा और सिंधु के बाद ब्रह्मपुत्र याद रखिएगा। ठीक है, तो बताइए कि हिमालय को काटकर बनाई गई नदी कौन कौन सी है? सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा। ठीक है, चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भारत में सूची 1 वन प्रकारों की है और सूची 2 जो है संबंधित प्रदेश की है। सूची 1 में वनों के प्रकार बताए गए हैं और वहीं सूची 2 में जो है वो प्रदेश के बारे में बताया है, यानी कि क्षेत्र के बारे में बताया है। तो उससे संबंधित कड़ा की सह संबंधित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा तो इसका आंसर ए होगा, है ना। तो इसको हम लोग मिलाएंगे तो जैसे कि ए में है उष्णकटिबंधीय सदाबहार, उष्णकटिबंधीय सदाबहार, है ना। ये इस प्रकार के जो वन है वो कहाँ पाए जाते हैं, किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा ए का जो है वो आपको 2 है, यानी कि शिलोंग, पठार, शाहिद्री। कहाँ पर? शिलोंग, पठार, शाहिद्री पाया जाता है। वहीं अगर हम मानसून की बात करें तो मानसून जो है ना वो आपको छोटा नागपुर, पठार, शिवालिक में पाए जाते हैं। छोटा नागपुर, पठार, शिवालिक में पाए जाते हैं। वहीं अगर हम शीतोष्ण की बात करें यानी कि सी की बात करें तो इसका जो आंसर हो जाएगा पूर्वी और पश्चिमी हिमालय तथा नीलगिरी। ठीक है, अगर डी की बात करें तो कच्छ है ना, कच्छ है। और इसका जो आंसर हो जाएगा वो पश्चिम बंगाल तराई में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल तराई में हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है भारत में ताम्र, स्वर्ण, लोहा, कोयला, ताम्र, स्वर्ण, लोहा, कोयला किस वर्ग के स्थानों से क्रमबद्ध है? तो क्षेत्री, कोलार, कद्रेमुख, झड़िया। यहाँ ये प्रश्न, यहाँ पर 4 प्रश्न सीखने को मिलेगा, जरा इसको समझिएगा। यानी कि तांबा का जो उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है बताइए? तो तांबा का उत्पादन होता है आपको क्षेत्री में। कहाँ पर होता है? क्षेत्री में होता है। अच्छा, सोना का उत्पादन अभी जस्ट बताए थे आपको, बताइए? कर्नाटक के कोलार में। ठीक है, तो यही स्वर्ण का आपको कोलार हो जाएगा। लोहा का उत्पादन कहाँ पर होता है बताइए? ये भी आप पहले से पढ़े हैं, कद्रेमुख में। कहाँ पर? कद्रेमुख में, बिल्कुल। और कोयला के बारे में तो आपको पहले से पता है कि कोयला का उत्पादन कहाँ पर होता है? झड़िया, यानी कि झारखंड में। ठीक है, याद रखिएगा। कोयला के बारे में अगर कभी भी चर्चा हो तो झड़िया, बोकारो और गिरिडीह याद रखिएगा। और रानीगंज भी है, लेकिन झारखंड का जो ये क्षेत्र है झड़िया, बोकारो और गिरिडीह। ठीक है, तो बताइए कि तांबा का उत्पादन कहाँ पर होता है सबसे अधिक? खेतरी में। कहाँ पर? खेतरी। कहाँ पर? खेतरी में। सोना का उत्पादन कर्नाटक में, बिल्कुल, कोलार में, कर्नाटक के कोलार में। और लोहा का उत्पादन केंद्रमुख में, बिल्कुल, कुद्रेमुख में। कहाँ पर? कुद्रेमुख में। अच्छा, ये बताइए कि कोयला का उत्पादन कहाँ पर होता है? झारखंड में, झरिया, रानीगंज, ठीक है,
चलिए, अब जो आपका अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य, भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया गया है? तो वित्त आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? प्रश्न है आपका असंगठित। असंगठित का मतलब क्या हुआ? जो संगठित नहीं किया गया। जैसे अभी आप लोग 10-20 बच्चे हैं और ये 10-20 बच्चे यदि कोई अपने मन का सुनता है, कोई उसके मन का सुनता है, कोई उसके मतलब सर क्या बोल रहे हैं उस पर पूरा संगठन नहीं बना हुआ है। अगर हम बोले और आप लोग उसी विचार को मान लिए, उसी बात को कर रहे हैं, इसका मतलब आप क्या है? संगठित है। और यदि आपको हम बोल रहे हैं और मेरे बातों को नहीं मान के किसी और बातों को ध्यान दे रहे हैं, तो इसका मतलब आप लोग संगठित नहीं है। तो असंगठित का मतलब समझ गए। तो लिखा है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, श्रमिकों मतलब होता है मजदूर, लेबर। असंगठित क्षेत्र है, क्षेत्र कैसा है भाई? असंगठित है। और असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं उनके लिए किस उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की गई? कौन सी योजना है? सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की गई। तो देखिए यहाँ पर है एक योजना है जिसका नाम है सामाजिक सुरक्षा योजना, और यह किन के लिए शुरू की गई है? तो ऐसे क्षेत्र के मजदूरों के लिए जो क्षेत्र कैसा है? असंगठित है। जो क्षेत्र कैसा है? यानी कि अब प्रश्न पूरा समझ में आ जाएगा कि असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों के लिए समाज में उसको सुरक्षा मिल सके, उसके लिए एक योजना चलाई गई जिसका नाम है सामाजिक सुरक्षा योजना। और ये जो शुरू की गई, कह रहा है किस उद्देश्य से शुरू की गई? अब पहले ये बताइए कि क्या शुरू की गई है? सामाजिक सुरक्षा योजना। क्या शुरू की गई है? सामाजिक सुरक्षा योजना। सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की गई। किन के लिए की गई है? श्रमिकों के लिए की गई है। और कैसे क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए? असंगठित क्षेत्रों के लिए। असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई है। और किस उद्देश्य से की गई है ये आपको हम आगे बताते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि ए में जो ऑप्शन है वृद्धावस्था पेंशन। वृद्धावस्था पेंशन समझते हैं ना आप लोग, है ना? जब श्रमिक कोई मजदूर है, मान के चलिए वृद्धावस्था में आ जाएगा, तो वृद्धावस्था में आने के बाद उसको कमा खटा के देने वाला तो कोई है नहीं, तो इसके लिए सरकार क्या चीज की व्यवस्था की है? वृद्धा पेंशन की व्यवस्था की है। दूसरा है स्वास्थ्य बीमा। अभी मोदी जी 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस सभी व्यक्तियों को करवाए हुए थे, तो वो जो 5 लाख का इंश्योरेंस करवाए वो क्या करवाए? स्वास्थ्य बीमा करवाए। ठीक है ना? नहीं, मरने से पहले है इसका ट्रीटमेंट, इलाज कराने के लिए। अगर आपको कोई खास बीमारी हो जाता है तो आप उसका इलाज करवा सकते हैं 5 लाख तक। अगला है व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा। यदि आपको कहीं रास्ते में चलते फिरते कहीं आपको दुर्घटना हो जाता है तो उस परिस्थिति में भी आपको 5 लाख रुपया दिया जाएगा। तो ये क्या है? ये श्रमिकों के लिए एक सुरक्षा योजना है। और इस योजना का क्या क्या उद्देश्य देखे आप लोग? तो पहला उद्देश्य था वृद्धा पेंशन, दूसरा स्वास्थ्य बीमा, तीसरा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा। क्या है? व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा। अब है आपका अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में। कैसा सहयोग है? अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में किसे तीसरा स्तंभ के रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो प्रश्न कुल मिलाकर के बस इतना पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में, किसमें? अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में तीसरा स्तंभ के रूप में किसको जाना जाता है? तो विश्व व्यापार संगठन को। किसको जाना जाता है? विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में तीसरा स्तंभ इसको माना गया है। किसको माना गया है? विश्व व्यापार संगठन को। और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है ब्रिटिश राज में बिहार के कृषक वर्गों को निम्नलिखित श्रेणी में रखा जा सकता है। यानी कि ब्रिटिश राज का मतलब अंग्रेज के समय में, अंग्रेजों का शासन, फिरंगी के समय में। हाँ बिल्कुल। तो ब्रिटिश राज में यानी कि अंग्रेज के शासन में बिहार के किसानों को, कृषक का मतलब क्या होता है? बिहार के किसान वर्गों को कह रहा है कि किस श्रेणी में रखा जा सकता है? तो त्रिमुखी वर्गीकरण। किस श्रेणी में? यानी कि बिहार के कृषक को किस श्रेणी में रखा जा सकता है? त्रिमुखी वर्गीकरण। अगला प्रश्न है
विकास, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं डेवलपमेंट। तो विकास का कारण क्या है भाई? तो जीने के लिए संघर्ष। सही बात है। अगर आप संघर्ष करेंगे तभी तो आप विकास करेंगे। तो वही बात है, विकास का कारण है जीने के लिए संघर्ष करना। आप विकास होना क्यों चाहते हैं? क्योंकि आप अपने जिंदगी में संघर्ष करके कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जीना चाहते हैं अच्छा से, इस वजह से आप विकास करना चाहते हैं। प्रश्न है कि जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में, ध्यान दीजिए प्रश्न पर, बहुत अच्छा प्रश्न है। अच्छा ये बताइए कि बर्तन जो है वो क्या चीज का बना हुआ है? जस्ता को संकेत के रूप में हम क्या कहते हैं? Zn कहते हैं। क्या कहते हैं? और जस्ता को ही हम लोग जिंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो देखिए, जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में बर्तन को धन ध्रुव, क्या है? बर्तन को धन ध्रुव और जस्ता को ऋण ध्रुव बनाया जाता है। बर्तन को कौन सा ध्रुव बनाया जाता है? धन ध्रुव का मतलब क्या है बताइए? धनात्मक मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव पोल। ध्रुव का अंग्रेजी क्या होता है? पोल, है ना। जैसे पोल स्टार है ना स्कूल, तो पोल स्टार का हिंदी क्या होता है? ध्रुव तारा। क्या होता है? ध्रुव तारा। तो बर्तन को धन ध्रुव और जस्ता को ऋण ध्रुव बनाया जाता है। एक बार फिर से समझिए कि जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन जब किया जाता है तो उस परिस्थिति में इस चीज को आप यादें कर लीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, प्रश्न बहुत अच्छा है ना। कि जब जस्ता से एक बर्तन विद्युत लेपन विधि में आपको बनाया जाता है तो क्या होता है भाई? तो बर्तन को धन ध्रुव, बर्तन को धन ध्रुव और जस्ता को ऋण ध्रुव बनाया जाता है। बात समझ गए यहाँ तक? ध्रुव बनाया जाता है, ये समझ में आ गया। स्क्रीन पर नहीं आ सका था। अगला प्रश्न है, वायु में कौन सी नोवेल गैस नहीं होती है? वायु में कौन सी नोवेल गैस नहीं होती है? तो जो नहीं है उसको तो हमें याद नहीं करना है, जो है उसको याद कर लीजिए आप लोग। अगर पूछेगा कि वायु में कौन कौन सी नोवेल गैस होती है तो पहला याद कीजिए हीलियम, नियोन, आर्गन। ऑर्गन बोलिए, ऑर्गन। क्या बोलेगा? ऑर्गन। कौन कौन सा बताइए तो? ऑर्गन। फिर से बताइए। तो हीलियम, नियोन और आर्गन जो है यह आपको नोवेल गैस के रूप में मौजूद है। कहाँ पर? वायु में। कौन सी गैस के रूप में? नोवेल गैस के रूप में। और कहाँ पर मौजूद है? वायु में। तो बताइए कि वायु में सबसे अधिक किस गैस की मात्रा है? वायु में सबसे अधिक जो है वो आपको ऑक्सीजन की मात्रा है। बात समझ में आ रहा है? और बाकी जितना परसेंट बचता है उसमें जितना प्रकार का गैस है वो सब मिलता है। अगर पूछेगा कि धरती में सबसे ज्यादा किस गैस का मात्रा है, तब नाइट्रोजन बोलिएगा। पृथ्वी पर बोल दे, धरती पर बोल दे, तब नाइट्रोजन बोलेगा, जो कि 78% यानी कि 78% है। अगला प्रश्न है जो कि काफी महत्वपूर्ण है, क्लोरोफिल में, किसमें? क्लोरोफिल में कौन सी धातु आयन पाया जाता है? कह रहा है कि कौन सी धातु आयन पाया जाता है? तो मैग्नीशियम। ये 10वीं क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे। और अभी बिहार पुलिस का सिलेबस पूरा चेंज कर दिया है। उस सिलेबस में 10वीं क्लास का जितना भी है ऑब्जेक्टिव उसको पढ़ करके जाना है। और फिलहाल में ही तुरंत चेंज किया है, इसलिए 10वीं क्लास के ऑब्जेक्टिव को पढ़ के जाइएगा। तो क्लोरोफिल में कौन सी धातु आयन पाया जाता है भाई? तो मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को संकेत के रूप में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? चलिए, लोहा को क्या कहते हैं बताइए आप लोग? और जस्ता को भी जस्ट बताए थे। कोबाल्ट को क्या कहते हैं बताइए आप लोग? कोबाल्ट का हो जाएगा आपको CO। क्या हो जाएगा? CO। अब देखिए यहाँ फंसने की बात है, इसलिए आपको हम थोड़ा सा ओवरटिंग किए। कोबाल्ट कहे तो CO और कॉपर कहे तो CO। याद रखिएगा, कॉपर को हम लोग और क्या कह सकते हैं? तांबा। कॉपर अंग्रेजी वर्ड है, तांबा जो हुआ वो आपको हिंदी वर्ड है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? तो देखिए, अवशेषी अंग कह रहा है कि आपको नहीं है। तो सामने वाले चपटे दांत, सामने वाले चपटे दांत। प्रश्न राइट आंसर है सामने वाले चपटे दांत। ध्यान दीजिए, आपके सामने में जो दो दांत देख रहे हैं ना, वो दांत थोड़ा कुछ ज्यादा चौड़ा नजर आएगा आपको, इसीलिए उसको चपटा बनाता है। अपने अपने दांत पर गौर कीजिए सभी लोग, या गौर कीजिएगा जब दर्पण देखिएगा तो वो जो होता है वो चपटा हुआ दांत होता है। ठीक है, ये चपटा हुआ दांत जो होता है ना, सामने वाला दांत को क्या कहा जाता है? इसको भी याद रखना जरूरी है, कृंतक कहा जाता है। क्या कहता है? फिर से बताइए, क्या कहता है? कृंतक कहा जाता है। तो कौन सा मनुष्य में कहा कि अवशेषी अंग नहीं है? तो अवशेषी अंग कौन नहीं है अभी आपको बता चुके हैं, बताइए। कृंतक यानी कि सामने वाला चपटा दांत। देखिए, कृंतक तो है ही,
लेकिन इसको भी सामान्य भाषा में तोड़िएगा तो ये बोल सकते हैं कि सामने वाला चपटा दांत ये आपको मनुष्य के अवशेषी अंग के रूप में नहीं है। जबकि कौन कौन है देखिए, निकटिटेटिंग पर्दा, बोलिएगा निकटिटेटिंग पर्दा, कर्णपाली की कर्णाभ मांसपेशियां, कर्णपाली की मांसपेशियां, इसके बाद है वर्मी फार्मी अपेंडिक्स, बोलिएगा क्या है, वर्मी फार्मी अपेंडिक्स है। तो बताइए, अगर आपसे कोई पूछे कि निकटिटेटिंग पर्दा जो है यह मनुष्य का अवशेषी अंग है कि नहीं है क्या है पर्दा, उसका नाम पूरा बोलिए। निकटिटेटिंग पर्दा, कौन सा पर्दा है, निकटिटेटिंग पर्दा, और ये पर्दा जो है मनुष्य का अवशेषी अंग है। दूसरा है कर्णपाली की कर्णाभ मांसपेशियां, बोलिएगा कर्णपाली की कर्णाभ मांसपेशियां। तीसरा है आपको वर्मी फार्मी अपेंडिक्स, बोलिएगा वर्मी फार्मी। ये जो है तीनों अवशेष अंग है, कौन नहीं है ये प्रश्न हम लोग को याद नहीं करना है। फिर भी यहाँ भी हम आपको बोले कि इस जो नहीं है उसको नहीं याद रखना है, उसमें से कुछ मूल चीज याद कर लेना है, जो कि हम लोग अभी पढ़ाए थे। किसके बारे में, कृदंत के बारे में। किसके बारे में, कृंतक के बारे में। किसके बारे में, अगर आपसे पूछे कि कृंतक जो है वो कौन सा दांत होता है, कहाँ का दांत होता है, सामने वाला जो चपटा दांत होता है ना उसको क्या बुलाता है, कृंतक, है कि नहीं। हम लोग जो कुछ भोजन करते हैं ना तो किससे फाड़ते हैं बताइए आप। सामने वाले चपटा दांत। और एक चीज और याद रखिए कि कृंतक दांत का जो अंग्रेजी होता है इंसाइजर, क्या होता है, इंसाइजर। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है शक्कर। शक्कर जानते हैं ना आप लोग, चीनी को शक्करों में सबसे मीठी है, तो बताइए शक्कर में सबसे मीठी जो होता है ग्लूकोज, लैक्टोज, सुक्रोज और फ्रक्टोज है, जिसमें कि सबसे मीठी जो होती है वो आपको फ्रक्टोज होती है। क्या होती है, सबसे मीठी क्या होती है, फ्रक्टोज होती है। ग्लूकोज आप लोग कभी पिए होंगे, ग्लूकोज में चीनी की जरूरत हो जाती है डालने की। जब ग्लूकोज घोरिएगा ना तो उसमें चीनी की जरूरत होती है, तब जाकर के मीठा बनता है। यानी कि ग्लूकोज मीठा नहीं, तभी तो उसमें हम लोग डालते हैं। बात समझ में आ रहा है कि ना रहा है। तो अगर आपसे पूछे कि शक्करों में सबसे मीठी कौन सी शक्कर होती है, क्या होती है। अगला प्रश्न है आमतौर पर। आमतौर का मतलब क्या हो बताइए, सामान्य तौर पर, जनरली, जो हमेशा आपको दिखाई दे, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आमतौर पर। तो आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए, आप बताइए सुरक्षा फ्यूज आप देखे हैं कि नहीं देखे हैं, क्या होता है सुरक्षा फ्यूज। आपके घर में बिजली के बोर्ड में जो लगी हुई होती है उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, सुरक्षा फ्यूज कहते हैं। बताइए सुरक्षा फ्यूज कहाँ पर देखे हैं आप लोग। आपके घर में जो बिजली का बोर्ड लगा हुआ होता है उसमें जो फ्यूज रहता है ना उसी को कहा जाता है सुरक्षा फ्यूज कहा जाता है। नहीं भाई, सुरक्षा फ्यूज में तार लगा हुआ होता है, सर्किट पूरा करने के लिए फ्यूज लगाया जाता है। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए, तो प्रयोग होने वाली तार जो होता है ना वो किस पदार्थ का होता है। प्रश्न बहुत ही अच्छा है, ध्यान से सुनिएगा। कभी कभार जब आपके घर में इस तरह का घटना हो कि अचानक रात में या दिन में कभी भी जब फ्यूज का तार जल जाए तो आप जो है सो कोई भी तार मत लगा दीजिएगा, क्योंकि सुरक्षा फ्यूज के लिए कौन सा तार लगाना चाहिए इसी के बारे में ये प्रश्न है। तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत जरूरी प्रश्न है, इसलिए इसको ध्यान से सुनिए। उसमें टीन और शीशे का मिश्र धातु होना चाहिए। क्या चीज होना चाहिए, टीन और शीशा का मिश्र धातु होना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा फ्यूज का काम होता है कि जब वोल्टेज ज़्यादा बढ़े तो वह तार अपने आप क्या हो जाए, जल जाए, है ना। यदि कोई यंत्र लगा हुआ है बिजली में, जैसे कि हीटर है, आयरन है, टीवी है, रेडियो है, ये सब लगा हुआ है, अगर ज़्यादा वोल्टेज आ गया तो उसको रेडियो टीवी के लिए खतरनाक हानि पहुंचेगा। तो हानि नहीं पहुंचे इसी के लिए क्या लगा हुआ होता है, शीशा और टीन का तार का बना हुआ फ्यूज लगा हुआ होता है, और वो फ्यूज अपने आप जल उठता है, जल जाता है, जिससे हमारा उपकरण जो होता है ना वो क्या होता है, बच जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो याद रखिएगा, हमेशा सामान्य तौर पर बस इतना ही बात समझिए कि फ्यूज में कौन सा तार लगा हुआ होता है, फ्यूज का तार क्या चीज का बना हुआ होता है, बात बराबर है। तो आप दो ही चीज याद रखिएगा, एक शीशा और टीन का बना हुआ मिश्र धातु होता है। किसका बना हुआ होता है, चलिए टीन का हम लोग संकेत यदि बात करें तो SN होता है, और शीशा का क्या होता है
Pb होता है। क्या होता है? यानी कि Sn और Pb इस दोनों का मिश्र धातु रहता है। इस दोनों के मिश्र धातु से मिला करके तब आपको बना आता है फ्यूज का तार। बात समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अगला प्रश्न है, जब एक पत्थर को चांद की सतह पर, चांद की सतह मतलब समझते हैं ना, ये हुआ धरती का सतह जिस पर हम लोग हैं अभी। चांद का सतह का मतलब हुआ चंद्रमा पर। चांद का सतह का मतलब कहता है कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से मतलब चांद पर से पृथ्वी पर लाया गया। प्रश्न आप लोगों को पहले से आता है, चांद पर से कहां पर लाया गया? तो बताइए कुछ परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? क्या परिवर्तन होगा? भार में परिवर्तन होगा, है कि नहीं? जबकि द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। वैसे आपको एक प्रश्न पढ़ाए थे कि जो वस्तु धरती पर अगर 36 किलो का है तो वहां पर 6 से भाग, जितना वस्तु है ना उसमें 6 से भाग दे दीजिए, 1/6 हो जाता है। यानी कि 6 से भाग दीजिए उसमें 36 में 6 साढ़े 36, यानी कि जो धरती पर 36 किलो का है वो चंद्रमा पर कितना किलो का हो जाएगा? मात्र 6 किलो का हो जाएगा। जो धरती पर 6 किलो का है चंद्रमा पर कितना किलो का हो जाएगा? मात्र 1 किलो का हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? और जो धरती पर 6 किलो का, जो चंद्रमा पर 6 किलो का है, जब उसको धरती पर लाएंगे तो कितना किलो का हो जाएगा? तो उसको गुना हो जाएगा 36 किलो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा एक प्रश्न आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि चंद्रमा के जैसा दिखने वाला और कौन सा ग्रह है? चंद्रमा के जैसा दिखने वाला कौन सा ग्रह है, ये कमेंट्स करके बताइएगा आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। अब देखिए भार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं ये बताइए आप लोग? वेट कहते हैं। और द्रव्यमान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मास कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी कि वेट बदलेगा लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलेगा। द्रव्यमान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मास। मास में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है झंडा गीत। कौन सा गीत है? झंडा गीत। प्रश्न बहुत ही फंसाने वाला है, इसलिए ध्यान से देख लीजिए। झंडा गीत किसने लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको श्यामलाल गुप्ता। क्या हो जाएगा? श्यामलाल गुप्ता। झंडा गीत किसने लिखा है? श्यामलाल गुप्ता। अगर आपसे पूछेगा कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा क्या लिखा गया, तो आप उसके लिए याद रखिएगा वंदे मातरम, जिसको हम लोग राष्ट्रीय गीत कहते हैं, है ना। वंदे मातरम जिसको हम राष्ट्रीय गीत उसी को कहते हैं। वंदे मातरम जो है वही राष्ट्रीय गीत है। तो वंदे मातरम लिखा गया है आपको बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। ठीक है, वहीं रविन्द्रनाथ टैगोर की यदि बात करें तो वो राष्ट्रगान लिखे हैं जो कि जनगण मन है। जनगण मन कौन लिखे हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर। और वंदे मातरम किसने लिखा है भाई? भारत का राष्ट्रीय गान क्या है बताइए आप लोग? भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। तो राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? राष्ट्रीय गान ये रविन्द्रनाथ टैगोर। और राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? और झंडा गीत किसने लिखा है? श्यामलाल गुप्ता। बात समझ में यहाँ तक आया कि नहीं? अगला प्रश्न है किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? क्या कहा था भाई? पहले ये बताइए आप लोग। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे मैं लेकर रहूंगा। एक बार फिर से बताइए क्या कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे मैं लेकर रहूंगा। ठीक है, किसने कहा था? तो ये कहा था आपको बाल गंगाधर तिलक। किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह आपको किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अगला प्रश्न है किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? याद रखिएगा कि असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था या वापस ले लिया था। तो चौरी चौरा कांड जो हुआ था उसके कारण से जो है आपको गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्या कर लिया था? वापस ले लिया, स्थगित कर दिया या वापस ले लिया। ठीक है, और इसको भी जरूर कर लीजिएगा। किस घटना के कारण से असहयोग आंदोलन को गांधी जी वापस ले लिया था? अगर आपसे पूछ दे कि चौरी चौरा कांड कब हुआ तो आप क्या जवाब देंगे? 1922 ईस्वी में। कब हुआ था चौरी चौरा कांड? कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। और इसी घटना के कारण जो है आपको वापस लेते। ठीक है, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला में ये घटना हुआ था। कौन सा घटना? चौरी चौरा घटना। चौरी चौरा घटना जो हुआ था आपको 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला में। किस जिला में? उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला में।
पुलिस ने इसमें जबरन यानी कि जबरदस्ती एक जुलूस को रोकना चाहा, फलतः जनता ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिसमें एक थानेश्वर और 21 गो सिपाही की मृत्यु हो गई। इस घटना से स्तब्ध होकर गांधी जी 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को क्या कर लिया है ना, वापस ले लिया या स्थगित कर दिया। बात बराबर है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जी। तो अगर आपसे पूछे कि असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी क्यों वापस ले लिए, वापस ले लिए। अगर ये पूछते कि चौड़ा चौड़ी घटना कहाँ हुई, कब हुई, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला में हुए। कब हुई, 5 फरवरी और असहयोग आंदोलन को वापस कब लिया गया, अगर ये आपसे पूछे तब क्या जवाब दीजिएगा बताइए? 12 फरवरी 1922 ईस्वी को। 12 फरवरी 20 में शुरू हुआ और 22 में स्थगित कर दिया। 12 फरवरी 1922 ईस्वी को। यहाँ तक क्लियर है? आगे चले अब हम लोग। ठीक है, तो अब जो है चौड़ा चौड़ी कब हुआ ये भी आपको समझ में आ ही गया, असहयोग आंदोलन भी समझ में आ ही गया। अब हम लोग एक प्रश्न और आपसे पूछते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था बताइए आप लोग। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो आपको पंजाब के अमृतसर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पंजाब के अमृतसर में। पंजाब के अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को आपको जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो कि पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पंजाब के अमृतसर शहर में। अमृतसर शहर में हुआ था। तो एक प्रश्न मुझे आप लोग बताएंगे कमेंट्स करके कि अमृतसर नगर को किसने बसाया था। ठीक है ना, अमृतसर नगर को किसने बसाया था, ये आप कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न है, सर्वोदय शब्द, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? महात्मा गांधी। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? महात्मा गांधी। ठीक है, सर्वोदय का संधि विच्छेद यदि आपसे हम पूछ दे, सर्वजोर उदय, और सर्वोदय का जो सबसे पहले जो इस शब्द का प्रयोग किया था वो किसने किया था? महात्मा गांधी। अगर आपसे पूछे कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि 2 अक्टूबर को ही और किसी नेता का जन्म हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था, ये भी याद रखिएगा। लेकिन उनका जन्म 1904 ईस्वी में हुआ था, जबकि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1869 ईस्वी में हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, पूना पैक्ट, जो कि पूना समझौता भी हम उसको हिंदी में कह सकते हैं, और इसका क्या उद्देश्य था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पूना समझौता का उद्देश्य था दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। बोलिएगा जरा, ये चीज रटने वाला है, इसको रट लीजिए। अब समझिए दलित वर्ग का मतलब क्या होता है। दलित का मतलब छोटा कास्ट नहीं भाई, दलित का मतलब जो कि आपको आर्थिक स्थिति से बहुत ही लाचार है, उस वर्ग के व्यक्तियों को दलित कहा जाता है। गांव घर में आमतौर पर उसको बोला जाता है कि जो दलितर होता है ना, दलितर मतलब, दलितर हालांकि गलत वर्ड बोलता है, दरिद्र होता है। दलित का मतलब होता है गरीब। दलित का मतलब क्या होता है? गरीब। जो सरकार अगर चूड़ा भी गिरा दिया ना जहाज से, तो चूड़ा एकदम डाव डाव करके खाएगा। सरलावा चावल भी दे खाओ, क्यों नहीं खाएगा? क्योंकि वो क्या है? गरीब। पैसे की तंगी है, पैसे की कमी है, जो मिलेगा वो तो खाएगा ही खाएगा। इसलिए जो आर्थिक स्थिति में लचरा हुआ जाती है उसी को बांट दिया, और बांट करके उसको क्या, कौन सा वर्ग नाम दे दिया? दलित। जैसे कि डोम है, जैसे कि मुजहर है, ढांगर है। बात समझ में आ रहा है? इसके बाद आपको हो गया जो है सो ये मुसलमान में आपको जो है सो मगहिया है। ये सब किस में आता है? दलित वर्ग में आता है। अगला प्रश्न है, 1927 ईस्वी की बटलर कमेटी। प्रश्न बहुत ही अच्छा है और वीवीआई भी है। कौन सी कमेटी है? तो 1927 ईस्वी की जो बटलर कमेटी है उसका क्या उद्देश्य था? याद रखिएगा, बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारत सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना, है ना। और ये याद रखना पड़ेगा आपको। क्या है बताइए तो, क्या है उद्देश्य? भारत सरकार और देशी राज्य के बीच में संबंध जो है ना, व्यक्तियों का जो संबंध है उसको क्या करना? सुधार करना। यानी कि भारत सरकार के बीच में, यानी कि देश के बीच में, और देशी राज्य का मतलब क्या हुआ? देश के अंतर्गत जो राज्य आता है उसको देशी राज्य कहते हैं हम लोग। ठीक है ना। तो भारत सरकार और देशी राज्य के बीच में जो संबंध है लोगों का, उसमें यदि किसी तरह का वाद विवाद गड़बड़ी हो गया है, त्रुटि आ गया है, तो उसमें उसको सुधारने का काम करता था कौन? बटलर कमेटी। कौन? बटलर कमेटी। और कब की बात हो रही है? 1927 की बात हो रही है। अगला है, 18वीं सदी में बंगाल में, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन हो गए।
पतन का मतलब समाप्त हो गए वस्त्र उद्योग। और कब समाप्त हो गए? तो 18वीं सदी में। तो 18वीं शताब्दी क्यों हो गए ये वस्त्र उद्योग पतन क्यों हो गए? तो कच्चे माल की अनुपलब्धता, यानी कि 18वीं सदी में जो है आपको क्या हुआ कि वस्त्र उद्योग पतन हो गया। पतन का मतलब खत्म हो गया, और इसको खत्म होने के कारण ये है कि कच्चा माल मिलना ही बंद हो गया। कच्चा माल अनुपलब्धता मतलब कच्चा माल नहीं उपलब्ध हो पा रहा था, जिसके कारण से जो है ये वस्त्र उद्योग क्या हो गया? बंद हो गया। और कहाँ का वस्त्र उद्योग? बंगाल का। कब? 18वीं शताब्दी में। चलिए अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को, किसको और किसके द्वारा 1947 ईस्वी में सत्ता हस्तांतरित किए गए? सत्ता हस्तांतरित करने का मतलब हुआ कि 1947 ईस्वी में भारत देश जो है किसके अंदर में था? अंग्रेज के अंदर में। 47 ईस्वी में वो सत्ता मतलब सरकार समझ लीजिए, वो सरकार किसके हाथ में चला गया? अंग्रेज के हाथ। भारत देश के हाथ में। किसके हाथ में? भारत देश के हाथ में चला गया। तो कह रहा है कि उस समय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न फिर से समझिए, अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को 1947 ईस्वी में सत्ता हस्तांतरित किए गए। हस्तांतरित का मतलब एक हाथ से दूसरे हाथ में स्थानांतरित होना, जाना। तो हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी जो थे वह आपको 1947 ईस्वी में, ठीक है, हस्तांतरित कर दिए। सॉरी, जेबी कृपलानी ने हस्तांतरित किए, अंग्रेज हस्तांतरित किए। अंग्रेज जो है अपना सत्ता छोड़ करके भागा, है कि नहीं? और यह कांग्रेस के अध्यक्ष थे। क्या किसके अध्यक्ष थे? कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगर आपसे पूछे कि जेबी कृपलानी किस राज्य की थी, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश की थी। किस राज्य की थी? उत्तर प्रदेश की। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी कुछ बात को जानिए। जवाहरलाल नेहरू को हम लोग चाचा नेहरू के नाम से भी जानते हैं, और इनके जन्म दिवस पर ही हम लोग 5 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर आपको हम 5 नवंबर जो बोल दिए हैं ये गलत है, ठीक है ना? 14 नवंबर याद रखिएगा। 14 नवंबर को जो है कि नहीं, बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और किनके जन्म दिवस पर? जवाहरलाल। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे? 14 नवंबर को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि बाल दिवस किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस। चाचा नेहरू किनकी उपाधि है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ पर हुआ था? जीरादेई नामक गांव में हुआ था, ठीक है ना? और बिहार में इनका जन्म हुआ था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है अबुल कलाम आज़ाद। और अबुल कलाम आज़ाद के बारे में भी कुछ बात याद रखिए। यह भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। कौन? अबुल कलाम आज़ाद। एपीजे अब्दुल कलाम अलग है और अबुल कलाम आज़ाद है अलग है, तो इसलिए फंसना नहीं है, याद रखिएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न। अगला है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन, पाटलिपुत्र बताइए, पाटलिपुत्र जो शहर की स्थापना किसने किया था? उदयन ने किया था। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में पूरा वर्णन किया गया है, उस स्रोत का नाम आपको बताना है। मतलब उस ग्रंथ का नाम बताना है जिसमें पाटलिपुत्र के बारे में पूरा वर्णन किया गया है। तो उस ग्रंथ का नाम है आपको अर्थशास्त्र। क्या नाम है? अर्थशास्त्र। क्या नाम है? और ये जो अर्थशास्त्र है, इसके लेखक यदि आपको पूछा जाए तो कौन है बताइए? कौटिल्य है। कौटिल्य का ही दूसरा नाम आपको विष्णुगुप्त भी है और चाणक्य भी है, ठीक है यहाँ तक। चलिए अब हम बात करते हैं इंडिका के बारे में भी। तो इंडिका किनके द्वारा लिखा गया है? मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी, ये तो आप लोग को हम पहले से ही बता चुके हैं, है कि नहीं? रावे पाकू अकाक लट्रिक बताए थे ना, उस पर आप सेट करके आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो तृतीय बौद्ध संगति जो है आपको पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। कहाँ पर? अब देखिए यहाँ रावे लिखा है, पाकू लिखा है, अक्का लिखा है और फिर अक लिखा हुआ है। राज से राजगिरी हो गया, यानी कि पहला बौद्ध संगति जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? किसके शासन काल में? तो अजात शत्रु के शासन काल में। किसके शासन काल में? इसके बाद है आपको वै से हो गया आपको वैशाली, यानी कि द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? और द्वितीय बौद्ध संगति जो किनके शासन काल में या किसके अध्यक्षता में?
तो बात बराबर ही होगा। तो कालाशोक जो था उसके शासनकाल में आपको द्वितीय बहुसंगति हुआ था। तृतीय बहुसंगति की यदि हम बात करें तो पा लिखा है और पा से हो जाएगा आपको पाटलिपुत्र, जो कि आपको प्रश्न यही वाला पूछ भी रहा था कि तृतीय बहुसंगति आयोजित कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। किसके शासनकाल में? तो देखिए अब यहाँ पर बात को पकड़ने का प्रयास कीजिएगा। और जो है यहाँ पर अक्का में पहले वाले में भी है और तीसरे वाले में भी है। और से सबसे पहला वाला जो हुआ था वो था अजातशत्रु, और यहाँ जो है यहाँ होगा आपको अशोक। नहीं याद रहे तो ऐसे याद रखिएगा कि अशोक में 3 गो लेटर है ना, इसलिए तीसरा नंबर पर जो अ होगा वो अशोक कहलाएगा और पहला नंबर पर जो अ होगा वो क्या कहलाएगा? आगे चलिए, चौथा बहुसंगति जो हुआ था वो आपको कु से कुंडलबन कश्मीर में हुआ था। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो याद रखिएगा ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। बात को समझ में आया? तो एक बार फटाफट से सभी लोग अपने हाथ पर रावे पाकू अक्का लिख करके और तब आपसे पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए फटाफट से। तो बताएंगे आप लोग, यहाँ जो लिखा है रावे पाकू अक्का, तो बताइए आप लोग की प्रथम बहुसंगति कहाँ हुआ? ठीक है, राजगिरी कहिए या गिरिव्रज कहिए, ये दोनों आंसर रहता है क्योंकि उसी का प्राचीन नाम है ये। गिरिव्रज का नाम बदल करके राजगिरी कर दिया गया है। ठीक है यहाँ तक। तो पहला बहुसंगति आपको राजगिरी में हुआ था और यह किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बहुसंगति कहाँ हुआ था? वैशाली में। और ये जो वैशाली जिला है यह आपको उसमें द्वितीय बहुसंगति की अध्यक्षता किसने किया था? कालाशोक। तृतीय बहुसंगति कहाँ हुई थी और पाटलिपुत्र में। और उसकी अध्यक्षता? चतुर्थ बहुसंगति अध्यक्षता? बात समझ गए ना? तो आप लोग फंसिएगा मत। अगला प्रश्न है आपका कि अशोक के शिलालेखों में जो भाषा प्रयोग की गई थी तो वो कौन सी भाषा थी? प्रश्न पर ध्यान दीजिए कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? याद रखिएगा पाली। कौन सी भाषा थी? पाली। अशोक के शिलालेख में कौन सी भाषा थी? पाली भाषा थी। अगला प्रश्न है वित्त बिल के लिए, किसके लिए? वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक? प्रश्न है वित्त बिल का मतलब क्या होता है? जैसे कि अगर सरकार को कोई हॉस्पिटल बनवाना है ना, या कोई भी सरकारी भवन बनवाना है, तो सरकारी भवन बनवाने से पहले बिल पास करवाया जाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रहा है? तो वो जो बिल पास करवाया जाएगा तो वो पास करवाने के लिए आपको पहले किसकी स्वीकृति लेना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको भारत के राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति। यानी कि वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? भारत के राष्ट्रपति। यहाँ तक समझ में आया? तो बताएंगे आप लोग कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी न्यूनतम उम्र होनी चाहिए? 35 वर्ष। सही बात है। भारत के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है अभी? किस जात की है? चलिए, तो आप लोग जो है याद रखिएगा, ये जो द्रौपदी मुर्मू है वो आपको संथाल जनजाति से बिलोंग करती है। किस जनजाति से? संथाल। तो बताएंगे आप लोग कि संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से 56 के बीच में हुआ था। ठीक है ना? जिसके मुख्य नेता जो थे सिद्धू और कान्हू जी थे। ठीक है यहाँ तक। अगला प्रश्न है वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको भी ध्यान रखना है कि वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो राज्यसभा और लोकसभा है ना, तो आपको बताना इसी दो सभा में से कि कौन सा सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता। जैसे लोकसभा है ना, तो अगर लोकसभा अगर लग रहा है तो लोकसभा में लोकसभा का सदस्य नहीं होगा, तो ये लोकसभा में नहीं होकर के राज्यसभा में ये बात है कि राज्यसभा में जब भी लगेगा ना, उसमें राज्यसभा का कोई भी व्यक्ति उसमें सदस्य के रूप में सभापति नहीं बनेगा। नहीं समझे? फिर से बात समझिए। सभापति मतलब पूरे सभा का हेड। पूरे सभा का हेड जो है राज्यसभा में आपको जो है राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं बन सकता, उसको छोड़ के बन सकता है। जो है उसको छोड़ के दूसरा। जैसे मान के चलिए कि आपके घर का पंचायत है और आपके पंचायत में ही आपके घर के लोगों को ही हेड बना दे, आपको कहाँ तक अच्छा लग रहा है? क्यों नहीं अच्छा लग रहा है? क्योंकि मेरे घर का एक आदमी है। क्यों नहीं अच्छा लग रहा है?
क्योंकि उसी के घर में हमेशा अपना फैसला कर। ये सही बात बताया, क्योंकि वो पक्षपात करेगा ना भाई, वो अपने अपने तरफ खींचेगा ना बात को, पक्षपाती होगा। इसीलिए राज्यसभा में यह नियम लगाया है कि राज्यसभा का जो सभा लगेगा उसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं होकर के कोई और भी व्यक्ति होंगे उसमें। अभी भी समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताइए। चलिए, राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। वहीं अगर हम लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल बात करें तो 5 वर्ष का होता है। ये भी याद रखिएगा आप लोग। चलते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है, संविधान के 73वें संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन है? 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा पूछने को मिलता है, पंचायती राज व्यवस्था से या पंचायती राज अधिनियम से। संविधान के 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से। किससे है? पंचायती राज अधिनियम से। पंचायती राज व्यवस्था से है। अगला प्रश्न है, किस संशोधन से समाजवादी, देखिए इस पर हम चर्चा किए थे एक दिन और बहुत अच्छा से चर्चा किए थे। किस संशोधन से समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं? बताइए, याद आया? आप भी उपस्थित थे और किताब में हम प्रस्तावना को उल्टा करके तब दिखाए थे, याद आया कि नहीं? उसमें भी बताए थे, उस दिन ही बताए थे कि 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है आपको राष्ट्र की एकता अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। साथ में 2 शब्द और भी है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, राष्ट्रीय एकता और अखंडता, इन शब्दों को 42वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में, भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। बात अभी भी समझ में आया कि नहीं आया? 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो 1976 में हुआ था, ये भी याद रखना है आप लोगों को। आइए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं? 2 बार लगातार राष्ट्रपति बन चुके हैं, कौन? बताइए आप लोग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और हम आपको अभी जस्ट बताए थे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? गाँव में हुआ था। बिल्कुल, बिहार के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। किनका जन्म हुआ था? राजेंद्र प्रसाद जो है यह 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं। एक बार ये राष्ट्रपति जो बने वो आपको बने हैं 1952 ईस्वी में, और एक बार बने हैं 1957 ईस्वी में। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए, ये 1962 ईस्वी तक जो है 13 मई 1962 ईस्वी तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए, अब है ऑप्शन बी की यदि हम बात करें तो डॉक्टर राधाकृष्णन से संबंधित कोई पॉइंट बताइए आप लोग। डॉक्टर राधाकृष्णन से संबंधित कोई पॉइंट बताइए। तो ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। कौन? एस राधा कृष्ण। ठीक है यहाँ तक? चलिए, अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन बताइए। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। और जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ, ये कब हुआ? तो 1911 ईस्वी में हुआ। कब हुआ है? 1905 ईस्वी में इसका विभाजन हुआ है। और वो विभाजन होने के बाद पुनः 1911 ईस्वी में भी विभाजन हुआ है। तो याद रखिएगा कि बंगाल विभाजन कब हुआ? तो 1905 ईस्वी में। लेकिन दोबारा विभाजन फिर कब हुआ? 1911 ईस्वी। दोबारा विभाजन कब हुआ है? 1911 ईस्वी। अगर आपसे प्रश्न पूछ दे कि बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था, तो याद रखिएगा उस समय लॉर्ड कर्जन था। कौन था? और कांग्रेस की जब स्थापना हुई उस समय भारत का वायसराय कौन था? ठीक है, तो उस समय याद रखिएगा डफरीन था। कौन था? डफरीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 ईस्वी में पंजाब में गदर के विरुद्ध, किसके विरुद्ध? गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा। ठीक है, तो लॉर्ड हार्डिंज जो है इसके बारे में एक बार पुनः फिर से समझिए। करा, निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, मतलब भारत देश के जो लोगों को रक्षा हो तो उससे संबंधित जो कानून का प्रावधान था, उस प्रावधानों को 1915 ईस्वी में पंजाब में
गदर के विरुद्ध, गदर मूवी जो है ना, आप देखिएगा पंजाबी जो है सनी देओल, पंजाबी जो मुरेठा बंदा रहता है, इसलिए याद रखिएगा, ठीक है ना। पंजाब में गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था और शांति के समय भी जारी रखना चाहा। कौन? तो लॉर्ड हार्डिंज। कौन था? लॉर्ड हार्डिंज। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न की चर्चा अभी हम जस्ट कर दिए थे कुछ ही मिनट पहले, और प्रश्न क्या है, प्रश्न पर ध्यान दीजिए कि अमृतसर चर्चा किए थे, अमृतसर के जालियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ, है ना। भीड़ का दमन हुआ मतलब भीड़ को जबरदस्ती जो है ना तोड़ दिया गया, और ज़बरदस्ती तोड़ने की बात तो छोड़िए, पहले हम लोग ये याद करेंगे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कहाँ पर? पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ। कहाँ पर हुआ? पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ। और यह घटना आपको कब हुआ है? तो 13 अप्रैल 1919। बताइए कि असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी क्यों आपस ले लिए थे? चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। क्या घटना हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को ये घटना हुआ था, है कि नहीं। आंदोलन करने वाले जो लोग थे वो थाने में आग लगा दिया, जिसके कारण से एक थानेदार और 21 को लोग की मृत्यु हो गई, जिसके कारण से जो है असंतुष्ट हो गए, दुखित हो गए महात्मा गांधी जी, और असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए। अब बताइए कि अमृतसर नगर को किसने बसाया है? गुरु अर्जुन देव। अमृतसर शहर कहाँ पर है? पंजाब में। कहाँ पर है? पंजाब में। चलिए अगला प्रश्न है, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता इनकी छात्र छाया में हुआ। सबसे पहले तो यहाँ पर ये याद कीजिए कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। क्या याद कीजिएगा? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था आपको लंदन में। कहाँ पर आयोजित हुआ था? लंदन में। कौन सा सम्मेलन है? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन है? और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? लंदन में आयोजित हुआ था। लेकिन यह असफल हो गया, तो यह किसके कारण से? गांधी इरविन समझौता के कारण से। किसके कारण से? गांधी इरविन समझौता के कारण से। बात समझ में आ रहा है ना? जी। चलिए तो समझने का प्रयास कीजिए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, पहले ये याद रखना है आप लोग को, जो कि लंदन में हुआ था, ठीक है। और यह कह रहा है कि असफल हो गया, और यह असफल क्यों हुआ, किसके कारण से हुआ? तो याद रखिएगा गांधी इरविन समझौता के कारण से हुआ। किस कारण से हुआ है? गांधी इरविन समझौता के कारण से आपको द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है असफल हो गया। ठीक है यहाँ तक। अगला प्रश्न है, स्वाधीनता आंदोलन। कौन सा आंदोलन है? स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के जो करीबी मित्र थे, बात समझिएगा प्रश्न को, महात्मा गांधी जी के करीबी अंग्रेज मित्र थे। अंग्रेज मित्र थे, बात समझ में आ रहा है ना? इसका नाम है आपको रेवरंड चार्ली एंड्यूज। क्या नाम है? रेवरंड चार्ली एंड्यूज। क्या नाम है? यानी कि अगर आपसे पूछे कि महात्मा गांधी के अंग्रेज दोस्त का क्या नाम था? रेवरंड चार्ली एंड्यूज। ठीक है। और वो भी किस आंदोलन के दौरान? तो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के अंग्रेजी या अंग्रेज करीबी मित्र जो था वो आपको कौन था? तो रेवरंड चार्ली एंड्यूज था। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था। देखिए प्रथम भारतीय का नाम बताना है, मतलब वो पहला भारतीय था जिन्होंने स्वाधीन भारत में, किस भारत में? स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया। स्वाधीन का मतलब पहले समझिए आप लोग। स्वाधीन, स्व जोर अधीन, मतलब जो आपके अधीन हो। स्व का मतलब क्या होता है? जो स्वयं के अधीन हो, जो स्व अधीन मतलब जो खुद के आपके अंदर में हो। तो जब भारत अपने अंदर में आ गया उस समय के बारे में पूछा जा रहा है। प्रश्न पर ध्यान दीजिए। प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में, स्वाधीन का मतलब क्या हुआ? जब भारत देश अपने अंदर में आ गया, मतलब कि भारतवासी के अंदर में आ गया। ये बताइए तो सही बात बताए आप। 1947 ईस्वी के बाद की घटना है। तो 1947 ईस्वी के बाद में कह रहा है कि गवर्नर जनरल का पदभार किसने ग्रहण किया था? तो ये प्रश्न सी राजगोपालाचारी ने किया था। सी से चंद्र होता है, क्या होता है? चंद्र राजगोपालाचारी। चलिए तो इस प्रश्न पर ध्यान दीजिए।
यही प्रश्न आपको इस तरह से भी पूछ देता है, कैसे पता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, वो भी भारतीय लगा करके। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, बात को पकड़िएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय मतलब भारत के गवर्नर जनरल, बात समझ में आ रहा है ना। तो अगर ये पूछेगा तो इसका आंसर सी राजगोपालाचार्य ही होगा, और सी का फुल फॉर्म क्या बताया है, सी से चंद्र, ठीक है, चंद्र राजगोपालाचार्य। अगला प्रश्न है आपका, आइए अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का मानना था द्वितीय विश्व युद्ध में, अब सबसे पहले मुझे आप लोग ये बताइए कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ है। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध जो है आपको 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और 1945 ईस्वी में जो है द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई, ठीक है। प्रश्न पर ध्यान दीजिए, महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी का मतलब से निम्नलिखित सिद्धांत का उल्लंघन होगा। तो किस सिद्धांत का उल्लंघन होगा, तो अहिंसा सिद्धांत का। और महात्मा गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, ये तो आप लोगों को पता है, महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। तो कह रहा है कि महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी का मतलब से निम्नलिखित सिद्धांत का उल्लंघन होगा, अहिंसा का उल्लंघन होगा। किसका उल्लंघन होगा, अहिंसा का मतलब क्या होता है बताइए। अहिंसा का मतलब होता है किसी को चोट नहीं पहुंचाना। अहिंसा का मतलब क्या होता है, किसी को चोट नहीं पहुंचाना, ठीक है। अहिंसा का मतलब यहाँ पर ये होगा दूसरे को चोट नहीं पहुंचाना। जैसे कि शेर, शेर अहिंसक पशु है कि हिंसक पशु है, ये बताइए। अहिंसक है। अगला प्रश्न है, सन 1935 ईस्वी के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 निर्मित हुआ। भारत सरकार कानून 1935 निर्मित हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो। क्या हो जाएगा, लॉर्ड लिनलिथगो। एक बार प्रश्न फिर से समझिए। 1935 ईस्वी की विधेयक के तहत गठित जो की गई थी, क्या गठित की गई थी, तो संयुक्त संसदीय समिति। क्या गठित की गई थी, संयुक्त संसदीय समिति। और कह रहा है कि उसके अध्यक्ष थे, तो उसके अध्यक्ष कौन थे वही आपसे पूछा जा रहा है। उसके अध्यक्ष से आपको लॉर्ड लिनलिथगो। बात समझ में आया कि नहीं आया, एक बार फिर से समझिए प्रश्न को। 1935 ईस्वी में संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, अगर आपसे ये प्रश्न पूछे तो इसका आंसर दीजिएगा लॉर्ड लिनलिथगो। बात अभी भी समझे कि नहीं, बिल्कुल तोड़ दिए प्रश्न को, बिल्कुल सिंपल कर दिए हैं। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ है ना, कौन सा संघ है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। सोवियत संघ किसको कहा था, पहले ये बताइए आप लोग। रूस को कहा था। किसको कहा था है, रूस को। और रूस का विघटन कब हुआ है, तो दिसंबर 1991 ईस्वी में। कब हुआ है, रूस का विघटन कब हुआ है, दिसंबर 1991 ईस्वी में इसका विघटन हो गया। विघटन का मतलब क्या होता है, विनाश होना। विघटन मतलब क्या होता है, विनाश होना, समाप्त हो जाना। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, कौन सा न्यायालय है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो अस्थायी मुख्यालय है वो आपको कहाँ है, तो इसका दी हेग। कहाँ है, दी हेग जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। क्या है, मुख्यालय का अंग्रेजी क्या होगा बताइए आप लोग। मुख्यालय का अंग्रेजी आपको हेडक्वार्टर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था, 18 मई 1974 ईस्वी को। कब किया था, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण जो है 18 मई 1974 ईस्वी को किया था। कहाँ से किया था, तो राजस्थान के पोखरण से किया था। कहाँ से किया था, राजस्थान के पोखरण से किया था, ये भी बात याद रखिएगा। और राजस्थान की राजधानी कहाँ है, जयपुर। जयपुर। राजस्थान की राजधानी कहाँ है, जयपुर है। मेगास्थनीज क्या है प्रश्न, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणी में बांट दिया बताइए। मेगास्थनीज जो है कितने श्रेणी में बांट दिया है, 7 श्रेणी में मेगास्थनीज ने भारत के समाज को बांट दिया। अगर आपसे पूछे कि मेगास्थनीज भारतीय समाज को कितने श्रेणी में बांट दिया, चलिए अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। 16 महाजन पदों का जो वर्णन किया गया है वो आपको किस ग्रंथ में किया गया है, तो याद रखिएगा अंगुत्तर निकाय में। और यह अंगुत्तर निकाय जो है वो बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, ये भी याद रखिएगा। किस धर्म का, बौद्धों का एक धर्म ग्रंथ है।
क्या है इस ग्रंथ का नाम? अंगुत्तर निकाय। और इस अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद जो हैं उसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। किसमें वर्णन किया गया है? अंगुत्तर निकाय क्या है? क्या है? महाभारत किसने लिखा है बताइए आप लोग? वेद व्यास ने लिखा है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है? कैसी भूमि है? सीता भूमि। किसके अनुसार? अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का क्या अर्थ है या क्या अभिप्राय है? बात बराबर है। कौन सी भूमि है पहले ये बताइए आप लोग। और किसके अनुसार है? अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अर्थ क्या बताया जा रहा है? सरकारी भूमि। कौन सी भूमि? सरकारी भूमि जो है ना उसको सीता भूमि कहा गया है। बात समझ में आ रहा है? जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियम और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। वरुणी का मतलब आप बताएंगे? अलबरूनी, जो कि किस देश का यात्री था? अलबरूनी अरब देश का यात्री था। ठीक है ना। तो अलबरूनी जो है ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा गया है। क्या कथन कहा गया भाई? तो जब उसने राजत्व प्राप्त किया, ये चीज़ याद रखना पड़ेगा, इसलिए देख करके आप लोग उसको रटिए। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियम और आदेशों से पूर्ण रूप से स्वतंत्र था। एक बार पुनः फिर से पढ़िए। जब उसने राजत्व, अब रुकिए, कहने का मतलब है रुकिए, जब वह राजत्व प्राप्त किया मतलब क्या हुआ? जब वह राजा बना, जब वह राजा बना तो उसको नियम कानून जो है इस्लाम धर्म का उस पर ध्यान रखना चाहिए था कि नहीं रखना चाहिए था? तो वही बात है कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियम और आदेश से पूर्णतया स्वतंत्र था, है ना। यह वरुणी ने कहा है। और यह किसके लिए कहा है? तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है। किसके लिए कहा है? क्या कहा है? जब उसने राजत्व प्राप्त किया तब इस्लाम के शरीयत और शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। यह किसके लिए कहा? अलाउद्दीन खिलजी के लिए। चलिए अब बताइए कि अलाउद्दीन खिलजी जो है आपको किस वंश का शासक था? खिलजी वंश का। अलाउद्दीन खिलजी किस वंश का था? खिलजी वंश का। चलिए अगला प्रश्न है, क्या है प्रश्न पढ़िए आप लोग। दास्तान ए अमीर हमजा। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? ठीक है, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन जो है वह आपको अबदूस समद के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया है? क्या है प्रश्न बताइए आप लोग। दास्तान ए अमीर हमजा क्या है? दास्तान ए अमीर हमजा। और दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? अबदूस समद के द्वारा। किसके द्वारा? दास्तान ए अमीर हमजा, उसको रटना है, रटिए उसको। दास्तान ए अमीर हमजा जो है इसका चित्रांकन किनके द्वारा? चित्रांकन का मतलब क्या हुआ? उनका चित्र बनाया गया। ठीक है ना। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्र बनाया गया और यह किसके द्वारा बनाया गया? तो अब्दुस समद के द्वारा। किसके द्वारा? अब्दुस समद के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 66 नंबर, क्या है उसको भी आइए जरा हम लोग देखते हैं। 1906 ईस्वी की ये घटना है जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1906 ईस्वी में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की थी भाई? कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग हो। और 1906 के मुस्लिम लीग में यही ना मांग किया था कि मुस्लिम राज अलग से हो। बोला था कि नहीं बोला था? वही बात यहाँ पर है कि 1906 ईस्वी में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने क्या प्रार्थना किया था? तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग। अगला प्रश्न है, नागरिक सेवाओं, कौन सी सेवा है? नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार कब किया गया? 1853 ईस्वी में। कब किया गया? 1853 ईस्वी में। अब बात को समझिए। नागरिक सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली सिद्धांततः स्वीकार किया गया, मतलब नागरिक का सेवा आप कब करेंगे? नागरिक मतलब जनता, जनता का सेवा आप कब करेंगे? जब आप पुलिस बनेंगे,
जब आप डीएम कलेक्टर बनेंगे तो पब्लिक को सेवा होगा कि नहीं आपसे होगा। तो कह रहा है कि किसी भी परिस्थिति में मास्टर बन के भी सेवा कर सकते हैं, डॉक्टर बन के भी कर सकते हैं, इंजीनियर बन के भी कर सकते हैं, आईएएस बन के भी कर सकते हैं, आईपीएस बन के भी कर सकते हैं। आप किसी भी तरह से जो नागरिक की सेवा करना चाहते हैं, इसके लिए सरकार कंपटीशन की प्रणाली शुरू कर दी। कंपटीशन को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रणाली। प्रतियोगिता। क्या कहते हैं? प्रतियोगिता। बात समझ में आ रहा है ना। और ये प्रतियोगिता परीक्षा कब से शुरू की गई है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो याद रखिएगा कि कंपटीशन का एग्जाम कब से शुरू किया गया है? समझ गए ना बात। तो बताइए कि भारत में सर्वप्रथम रेल कब चली थी? 1853 में ही चली थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से। कितना किलोमीटर चली थी? 33 किलोमीटर। ठीक है, 34 किलोमीटर चली थी, जो कि मुंबई से थाने तक। आइए अगला प्रश्न है, बिहार में बांगर मिट्टी मिलती है। ठीक है, बिहार में जो बांगर मिट्टी है वो आपको कहाँ पर मिलती है? तो पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। कहाँ कहाँ बोलिएगा जरा। बांगर मिट्टी कहाँ कहाँ मिलती है? पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। कहाँ कहाँ मिलती है? पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा तथा मुजफ्फरपुर में आपको बांगर मिट्टी मिलती है। बात समझ में आ रहा है। अगर आपसे पूछ दे कि बांगर मिट्टी किसे कहते हैं तो आप क्या बताइएगा? बताइए, बांगर मिट्टी किसे कहते हैं? बांगर मिट्टी किसे कहते हैं बताइए आप लोग। देखिए, आप एक ही चीज बात रखिए, परीक्षा में जैसे प्रश्न आए बागर, तो पुराना वाला वर्ड याद रखिएगा। पुराना जिसमें लगा होगा ना, और जलोढ़ मिट्टी लगा होगा, वो बागर मिट्टी होगा। और खादर मिट्टी किसे कहते हैं तो ये भी याद रखिए, नई मिट्टी जो होगा और जलोढ़ मिट्टी जो होगा लगा हुआ जिस ऑप्शन में, वो खादर मिट्टी कहलाएगा। खादर कहेगा तो क्या ढूंढिएगा? नई ढूंढिएगा और जलोढ़ ढूंढिएगा। अब बागर होगा तो क्या ढूंढिएगा? ठीक है, तो ये चीज याद रखना है। तो बिहार में करा कि बांगर मिट्टी कहाँ कहाँ मिलती है भाई? पूर्णिया में, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में। आइए अगला प्रश्न है आपका, जो ये कुछ क्वेश्चन हम छोड़ दिए हैं जो मैथ का क्वेश्चन था। 74 नंबर से हम शुरुआत करते हैं। भारत में कोर उद्योग क्या है? ठीक है, भारत में कोर उद्योग जो है करा कि इनमें से सभी ये सभी कोर उद्योग हैं। इसके कोर उद्योग के अंतर्गत आपको विद्युत उद्योग आते हैं, कोयला उद्योग आते हैं और पेट्रोलियम उद्योग आते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि कोर उद्योग का उदाहरण दीजिए। विद्युत उद्योग, उद्योग लगाइए ना सब में, विद्युत उद्योग, कोयला उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग, पेट्रोलियम पदार्थ का उद्योग। ठीक है, चलिए अब जो 75 नंबर प्रश्न है इस पर जरा ध्यान दीजिए। अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 4-5 प्रश्न सीखिएगा यहाँ से। शक्ति स्थल का संबंध किससे है? समझिए, श्रीमती इंदिरा गांधी जो है, श्रीमती इंदिरा गांधी जो कि आपको मुस्लिम से शादी किया था, जानकारी में है आप लोगों को, है कि नहीं? फिरोज गांधी से शादी किया था। तो इंदिरा गांधी जो मरी और उनका जो समाधि स्थल जहां पर बनाया गया, उस समाधि स्थल का क्या नाम दिया गया वो आपसे पूछा जा रहा था। तो देखिए, श्रीमती इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है? शक्ति स्थल। क्या नाम है? वही आपसे हम पूछे राजीव गांधी का जो समाधि है उसका क्या नाम है? तो वीर भूमि है। महात्मा गांधी का जो समाधि है उनके समाधि का क्या नाम है? बताइए आप लोग, ये तो पता होगा, राजघाट। क्या नाम है? इसका पंडित जवाहरलाल नेहरू की यदि हम बात करें तो इनके समाधि स्थल का क्या नाम है? वहीं जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल की यदि बात करें तो इसके समाधि स्थल का नाम है आपको शांतिवन। क्या नाम है? शांतिवन। एक बार ऊपर से बताएंगे आप लोग। श्रीमती इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम शक्ति स्थल। क्या नाम है? शक्ति स्थल। राजीव गांधी के समाधि स्थल का नाम चलिए, महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम और पंडित जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल का नाम शांतिवन। क्या नाम है? शांतिवन। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत किया? युवा प्रधानमंत्री योजना, योजना का नाम बताइए। और युवा प्रधानमंत्री योजना जो है इसकी शुरुआत करा है किस मंत्रालय ने किया है? तो शिक्षा मंत्रालय ने किया है। किस मंत्रालय ने? और वैसे भी शिक्षा देने का काम तो आपको युवा सबको ही नहीं करेगा भाई, बुढ़वा सबको तो करेगा नहीं। ठीक है ना। चलिए, तो ये जो है एजुकेशन मिनिस्टर
बात समझ में आ रहा है? ये आपको क्या लागू किया था भाई? तो युवा प्रधानमंत्री योजना, युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए यह योजना चलाया गया था। अगर आपसे पूछे कि युवा प्रधानमंत्री योजना क्यों चलाया गया था? युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए, बताइए प्रशिक्षित का अंग्रेजी क्या होगा, आप बताएंगे मुझे? मतलब शिक्षा। तो राइट आंसर है सामने। अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य में वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना, योजना का क्या नाम है? मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना, क्या नाम है? मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना। ये जो योजना है आपको किसके लिए? अधिक से अधिक वृक्ष लगा सके, वृक्षारोपण को प्रोत्साहन मिल सके, इसलिए यह योजना चलाया गया था। क्या है योजना का नाम बताइए? मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना। क्या नाम है? मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना। कौन सा योजना है? मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना। बताओ मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना। यह योजना क्यों चला गया था? अधिक से अधिक वृक्ष लगाने के लिए यह योजना चलाया गया था। कह रहा है कि किस राज्य में यह योजना चलाया गया था? तो बिहार राज्य में। किस राज्य में चला गया था? और बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है? पटना। पटना है। ऑप्शन बी की यदि हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? रायपुर है। कहाँ है? रायपुर है। वहीं बात करें मध्य प्रदेश की, तो इसकी राजधानी कहाँ है? चलिए, झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची। याद रखिएगा कि झारखंड राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। ये याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वात्सल्य योजना की घोषणा की? कौन सी योजना है? वात्सल्य योजना। ठीक है ना? तो करा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वात्सल्य योजना की शुरुआत की, घोषणा की? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने वात्सल्य योजना का घोषणा किया है। ठीक है, तो बताइए कि उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून है। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? और इसी उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। ये भी याद रखना है आप लोग को। उत्तराखंड को क्या कहता है? देवभूमि। देवभूमि कहा जाता है। अच्छा, बिहार की राजधानी कहाँ है ये बताइए आप लोग? पटना। झारखंड की राजधानी? रांची। असम की राजधानी? दिसपुर। असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर। दिसपुर है। चलिए, अगर आपसे कोई पूछ दे कि असम किस चीज के लिए फेमस है? चाय पत्ती के लिए। असम जो है तेल। पेट्रोलियम उत्पादन के लिए, यानी कि तेल उत्पादन के लिए फेमस है। असम के डिगबोई में एक क्षेत्र है, डिगबोई एक क्षेत्र है जहाँ से तेल का उत्पादन जो है सो आपको होता है, इसीलिए यह फेमस है। किस राज्य में 2 अप्रैल 2021 ईस्वी को बाल हृदय योजना, कौन सा योजना है? बाल हृदय योजना। बाल हृदय योजना चलाया गया है 2 अप्रैल 2021 ईस्वी को। कब चला गया? 2 अप्रैल 2021 ईस्वी को। कौन सा योजना चलाया गया है? बाल हृदय योजना। बाल हृदय योजना चलाया गया है। और ये योजना आपको किस राज्य में शुरू किया गया है बताइए आप लोग? बिहार राज्य में। किस राज्य में? बिहार राज्य में। चलिए बताइए, ऑप्शन ए में है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है बताइए आप लोग? रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? रायपुर है। चलिए, झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची। अच्छा, ये बताइए उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? देहरादून। देहरादून है। उत्तर प्रदेश की राजधानी देहरादून है। लखनऊ है। और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। ठीक है यहाँ तक। चलिए, 2 अप्रैल 2021 ईस्वी को कौन सी योजना शुरुआत की गई बताइए? 2 अप्रैल 2021 बाल हृदय योजना। कौन सा योजना है? किस राज्य में शुरू की गई? बिहार राज्य में। उत्तर प्रदेश की राजधानी? लखनऊ। और उत्तराखंड की राजधानी? देहरादून। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 की रिपोर्ट में भारत को निम्न में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 142वां स्थान प्राप्त हुआ है। एक बार फिर से समझिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, बोलिएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 का रिपोर्ट भारत में प्रकाशित की गई, और उसमें जो है भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? 142वां। ठीक है, ये प्रश्न आपको आने वाले परीक्षा के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी महत्वपूर्ण बन सकता है। पंजाब के मुख्यमंत्री, पहले मुझे बताइए आप लोग कि पंजाब की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी और हरियाणा की राजधानी, दोनों की राजधानी एक ही है। दोनों का न्यायालय यानी कि कचहरी जो है उच्च न्यायालय, वो भी एक ही जगह पर। ठीक है यहाँ तक। पंजाब के मुख्यमंत्री के द्वारा घोषित राज्य का 23वां जिला कौन सा है?
ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पंजाब के मुख्यमंत्री के द्वारा घोषित राज्य का 23वां जिला जो है वो आपको मालेरकोटला है। कौन सा जिला है? कौन सा जिला है? मालेरकोटला जो है वह पंजाब का 23वां जिला है। क्या जिला है? पंजाब का 23वां जिला है। चलिए अगला प्रश्न है, तेलंगाना, बताइए तेलंगाना जो है आपको फिलहाल में एक नया राज्य के रूप में बन गया है। किस राज्य को तोड़ करके? आंध्र प्रदेश को तोड़ करके तेलंगाना एक नया राज्य बना। और तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? तो हैदराबाद। कहाँ है? तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। तेलंगाना सरकार ने कृषि में शाकनाशी, शाकनाशी का मतलब क्या होता है बताइए? शाक के जैसा जो पौधा होता है उस पौधा पर जो कीड़ा उड़ा लग जाता है ना, या हम लोग जो फसल उपजाते हैं उस फसल में साग के जैसे छोटा छोटा पौधा जो निकल जाता है उसको ही हम लोग शाक बोलते हैं। और शाकनाशी का मतलब साग को नाश करने वाला। तो बताइए घास फूसा को हम लोग क्या चीज़ से नाश करते हैं? कीटनाशक जो दवाई होता है उससे नाश करते हैं ना। वही बात है कि शाकनाशी ग्लाइफोसेट के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। वो तेलंगाना सरकार कहा कि देखिए खेती बाड़ी में आप शाकनाशी ग्लाइफोसेट का उपयोग नहीं कर सकते हैं, उस पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध का मतलब रोक लगा देना है ना। प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को किस अधिनियम के तहत दंडित किया जाएगा? तो कीटनाशक अधिनियम 1968। बताइए वो तेलंगाना सरकार सही किया है कि गलत किया है? नहीं पता है किसी को? अरे कीटनाशक दवा जो कृषि के क्षेत्र में यूज होता था उसको बंद करा दिया सरकार। क्यों बंद कराया? क्योंकि जब कीटनाशक दवा का प्रयोग होता है, कीटनाशक दवा जमीन में थोड़ी ना जाता है, वो साग पर पत्ती पर न पड़ता है। फिर भी इसको रोक क्यों लगाया गया? सोच के बताओ। इसको रोक लगाने का वजह यह है कि जब वह छिड़काव किया जाता है तो उसका बदबू हवा में फैलता है। जब हवा में फैलता है तो वायु प्रदूषित होता है। इस वजह से तेलंगाना सरकार जो है कीटनाशक अधिनियम 1968 के तहत उस व्यक्ति को दंडित देगा जो इस कीटनाशी दवा का प्रयोग खेती बाड़ी के क्षेत्र में करेगा। अभी भी बात समझ में आया कि नहीं आया? अगला है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। सबसे पहले इसका शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है और फुल फॉर्म भी दिया हुआ है, इसको आप लोग याद कीजिए। उंगली पर याद कीजिए SIPRI, SIPRI, SIPRI बोलिए। एस से हो गया स्टॉकहोम, आई से हो गया इंटरनेशनल। उंगली पर डालिए ना, इसके बाद क्या है? SI के बाद क्या बोले थे? पी बोले थे। तो पी से हो गया आपको पीस, पी से क्या हो गया? और पी के बाद क्या बोले थे? आर बोले थे, आई नहीं। हाँ, तो आर से हो गया आपको रिसर्च और आई से हो गया इंस्टीट्यूट। एक बार फिर से बताइए कि शॉर्ट फॉर्म क्या था? SIPRI। और एस से क्या बोले हैं बताइए? एस से स्टॉकहोम, आई से इंटरनेशनल, पी से आप पीस, आर से रिसर्च इंस्टीट्यूट। बात समझ गए? तो ये इसका फुल फॉर्म भी आप सीख गए और शॉर्ट फॉर्म भी आप लोग सीख गए। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व के सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले देशों में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो तीसरा स्थान रहा है। यानी कि 2020 के रिपोर्ट के अनुसार से सेना पर मतलब आर्मी पर जो सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला देश है उसके नंबर में यदि देखा जाए तो भारत का क्या स्थान आया है? वो आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत का तीसरा स्थान है जो सेना पर तीसरे स्थान पर आ रहा है खर्च करने में। बात समझ में अभी भी आया कि नहीं आया? चलिए अब आपका अगला प्रश्न है, नरेंद्र मोदी 26 से 27 मार्च 2021 के मध्य किस देश की यात्रा किया था? आपसे पूछा जा रहा है कि 26 से 27 मार्च 2021 को। यह प्रश्न जो है आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी इसका आंसर याद रखिएगा, बांग्लादेश हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति, बोलिएगा, इथेनॉल उत्पादन
संवर्धन नीति 2021 का शुभ आरंभ किया है? तो बिहार। यह भी प्रश्न जो है आपको पूछने लायक नहीं है। आपका अगला प्रश्न है, किस राज्य में दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना, इसको तो याद कर लीजिए, दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना का दूसरा चरण शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। कौन सा योजना के जगह पर? दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना का दूसरा चरण शुरू किया गया है, जो कि आपको मध्य प्रदेश में। तो बताइए कि मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल है। तो बताइए कि उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून। ठीक है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ है। ठीक है यहाँ तक जी। अब आपका 90 नंबर प्रश्न जो है, वैश्विक लैंगिक भेद अनुपात रिपोर्ट 2021 में 156 देशों की सूची में भारत 28 पायदान फिसलकर कितने स्थान पर पहुंच गया है? मतलब 28वां पायदान पर था, जो कि क्यावां पायदान पर आ गया? 140वां पर आ गया। वैश्विक लैंगिक भेद अनुपात रिपोर्ट के अनुसार, मतलब भारत में लड़का लड़की के बीच में जो भेदभाव किया जाता है, उसके हिसाब से पहले था 28वां स्थान पर, लेकिन 28 से फिसल करके आगे भाग गया और 140वां पर चला गया। नहीं समझ में आया? कहाँ पर चला गया? 140वां। कहने का मतलब लिंग भेद का जो प्रथा है वो भारत में पहले से कम हुआ कि ज्यादा हुआ, ये बताएं। पहले लिंग भेद जो किया जाता था, तो पहले क्या स्थान पर था? 28। अब 28 से आगे चला गया 140वां, मतलब 140 से ऊपर 139 देश है जो उससे ज्यादा कर रहा है लिंग भेद, लड़का लड़की के बीच में अंतर। लेकिन 28 से पिछल करके चला गया कहाँ पर? 140 पर। तो 140 पर जो गया तो वो कम न कर रहा है लिंग भेद, ज्यादा करेगा तो और ऊपर न भागेगा जी। नहीं पकड़ रहे हो बात को? ठीक है। वही बात बता रहा था कि वैश्विक लैंगिक भेद अनुपात रिपोर्ट 2021 में 156 देश की सूची में, 156 को देश का मतलब सूची बनाया गया, लिस्ट बनाया गया। उस लिस्ट में भारत जो था 28वां पायदान पर था, लेकिन वहां से फिसल कर कितने स्थान पर पहुंच गया? तो 140वां पर। पहले भारत में बहुत ज़्यादा लड़का लड़की का भेदभाव चल रहा था, लेकिन वो 28 पर था, बाद में ये कहाँ पर चला गया? 140वां पर। तो लिंग भेद कम हुआ तभी तो गया। नहीं समझ में आ रहा है? कम होगा तो आगे भागेगा। कम होगा तो आगे ना भागेगा, कम नहीं होगा तो पीछे भागेगा। तो नहीं पीछे भागेगा। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य है जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम क्या है? चिरंजीवी स्वास्थ्य बहुत अच्छा ना, बहुत अच्छा योजना है ये। चिरंजीवी का मतलब क्या हुआ? चिरंजीवी का मतलब जो लंबे उम्र तक, लंबे समय तक जो जिएगा उसको चिरंजीवी कहा जाता है। ठीक है। तो कौन सा राज्य सरकार जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो याद रखिएगा राजस्थान जो है। कौन सा राज्य? राजस्थान। राजस्थान जो है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत किया और इसके तहत जो है प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला पहला राज्य बन गया। प्रत्येक परिवार में क्या दिया? स्वास्थ्य का बीमा। जैसे अभी मोदी दिया है ना भाई, प्रत्येक परिवार में, ठीक उसी तरह से जो है राजस्थान में सबसे पहला राज्य था, जो कि आपको भारत देश का पहला राज्य था, जो कि आपको स्वास्थ्य का बीमा करवाया गया चिरंजीवी रहने के लिए। चिरंजीवी मतलब लंबे समय तक जीवित रहने के लिए। चलिए आप बताएंगे आप लोग कि राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर। और बिहार की राजधानी कहाँ है? झारखंड की राजधानी कहाँ है? और पंजाब की राजधानी कहाँ है? आप बताएंगे। और हरियाणा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। चलिए अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने नए वाहन, पुराने वाहन के स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर कितने प्रतिशत का छूट प्रस्ताव रखा है? तो 25% का। कितना प्रतिशत का? 25%। है ना। नया नियम लागू हुआ। क्या लागू हुआ केंद्र सरकार के तहत? कि यदि आप नए वाहन खरीदने के लिए आते हैं और पुराने वाहन का स्क्रैप सर्टिफिकेट मुझे दिखाएंगे तो हम आपको 25% का छूट कर देंगे। बात समझ में आया? अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बाद शादी के लिए जबरन धर्मांतरण पर कानून पारित करने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया। कहने का मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बाद, यानी कि सबसे ज़्यादा ज़बरदस्ती विवाह जो होता था कहाँ पर पहले होता था? उत्तर प्रदेश में। लेकिन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बाद, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बाद, मतलब मध्य प्रदेश था पहले, लेकिन मध्य प्रदेश के बाद कौन बन गया?
उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश शादी के लिए जबरन, जबरन मतलब जबरदस्ती, धर्मांतरण मतलब धर्म को बदल दिया, हिंदू है तो मुस्लिम से, सिख है तो ईसाई से, है कि नहीं। तो धर्मांतरण पर कानून पारित करने वाला देश का तीसरा राज्य जो है सो कौन सा बना, तो गुजरात बन गया। कौन सा राज्य? गुजरात। गुजरात। और गुजरात राज्य की स्थापना जो है 1960 ईस्वी में हुई है, ये भी याद रखिएगा। चलिए बताइए, कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु। कहाँ है? बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत निम्न में से कौन से स्थान पर है? तो 40वें स्थान पर है। किस स्थान पर है? 40वें। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च 2021 ईस्वी को विश्व जल दिवस, बताइए आप लोग सबसे पहले कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस के अवसर पर किस अभियान को शुरू किया? जल शक्ति, जल अभियान, कैच द रेन, बोलिएगा कैच द रेन, है ना। जल शक्ति अभियान, जल शक्ति अभियान एक और अलग से अभियान है जो कि इसी में मिला हुआ है ना, याद रखिएगा। जल शक्ति अभियान और कैच द रेन अभियान, ये दो जो अभियान जो है मोदी के द्वारा चला गया। किस अवसर पर? विश्व जल दिवस के अवसर पर। और विश्व जल दिवस कब आता है? 22 मार्च को। बहुत अच्छा। आपका अगला प्रश्न है, बिजली तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, बिजली तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने 24 मार्च 2021 को किस शहर में ग्राम उजाला योजना, कौन सा योजना है? ग्राम उजाला योजना लॉन्च किया। तो यह आपको वाराणसी में लॉन्च किया गया। कब? 2021 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किस राज्य में अनाथ बच्चों को संरक्षण और आश्रय प्रदान करने हेतु हरिहर योजना, बताएंगे योजना का नाम? हरिहर योजना शुरू की गई। तो हरियाणा में। ये प्रश्न फंस में नहीं कीजिएगा। हरिहर योजना तो हरियाणा। हरियाणा की राजधानी हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। चलिए, छठी भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका महिला फोरम की बैठक कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संपन्न हुई। इसे किस देश के द्वारा आयोजित की गई? तो भारत देश के द्वारा। किसके द्वारा? भारत देश के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2021 ईस्वी को आज़ादी का अमृत महोत्सव, बोलिएगा जरा, आजादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव के पूर्व आलोक कार्यकलाप का उद्घाटन किया। साबरमती। प्रश्न समझिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मार्च 2021 को कहाँ से, मतलब आज़ादी का अमृत महोत्सव कहाँ से शुरू किया, ये आपसे पूछा जा रहा है। सिंपल अर्थ में बस इतना समझिए। और कब कहेगा? तो 2021 में। और कहाँ पर, कहाँ से शुरू किया गया था? साबरमती से। कहाँ से? साबरमती से। और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, मार्च 2021 में किस मंत्रालय ने पर्यटक संचालकों के लिए एक नई योजना की घोषणा की है? इसका आंसर आपको हो जाएगा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। क्या आंसर हो जाएगा? सड़क परिवहन राजमार्ग। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न